हेलो एस्पिरेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास 2026 जेडब्ल्यू मेंस जनवरी अटेम्प्ट में आया हुआ है। देखने में आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है क्योंकि ये किरचॉफ्स रूल एंड आगे बहुत सारे एक साथ जिसको कहते हैं कि बल्कअप में अलग अलग मेथड्स को यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये भी एक वन ऑफ द ईजियर क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है द रीडिंग ऑफ एम मीटर ए इन स्टेडी स्टेट in the following circuit assuming negligible internal resistance of the ammeter is dash। बहुत सिंपल सी चीज़ पूछा है, हमें पूछा है स्टेडी स्टेट में जो रीडिंग ऑफ एम मीटर है वो क्या होगा। ये जो हमारे पास एम मीटर है इसका रीडिंग हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ बस पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत एक ईजी अप्रोच लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे को बताइए स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर्स के साथ क्या होता है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर जो होता है वो फुली चार्ज हो जाता है। फुली चार्ज का मतलब और कैपेसिटर में फ्लो जो हमारे पास वोल्टेज का होगा वो होगा ही नहीं, और कैपेसिटर वोल्टेज एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो अगर हम करंट और कैपेसिटर का फॉर्मूला देखें तो ये होता है हमारे पास I इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी, जहाँ सी क्या है कैपेसिटर है, डी वी अपॉन डी टी क्या है फ्लो ऑफ वोल्टेज है। अब मेरे को आप बताइए अगर कैपेसिटर फुल है, फुली चार्ज है, तो उसमें और फ्लो वो और वोल्टेज को क्यों ही लेगा। तो हमारे पास मतलब ये जो V है, ये जो पूरा डी वी अपॉन डी टी है, ये क्या बता रहा है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटर, सॉरी चेंज ऑफ वोल्टेज इन कैपेसिटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज बता रहा है। मेरे को बताइए अगर कैपेसिटर फुल है तो ये थोड़ा बहुत भी वोल्टेज को चेंज ही क्यों करेगा, ये तो फुल हो चुका है। तो अगर ये फुल हो चुका है तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई है यहाँ पे जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाइड बाई जीरो विच विल बी इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो हमारे पास पूरा सर्किट है, इस सर्किट में क्योंकि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे, तो यहाँ पे कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। मतलब ये जो हमारे पास पूरा एक वायर होगा, ये वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और बस मोर और लेस यही है इस क्वेश्चन का टफ पार्ट। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर ये वायर हमारे पास है ही नहीं तो हम इस पूरे सर्किट को रिक्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखिए सर्किट में क्या है हमारे पास, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर ये वायर नहीं है तो बाकी सारी चीजों को सेम अगर हम रखेंगे तो हमारे पास कैसा हो जाएगा सर्किट, ये हमारे पास क्या है, सर्किट है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एक ये वाला वायर था जिसमें कैपेसिटर था, क्योंकि स्टेडी स्टेट है तो इसको हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एम मीटर में करंट आ रहा है, एम मीटर में करंट जो है वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा आगे हम वैल्यूज लिख लेते हैं। दिस इज 10 वोल्ट, 1 ओम, 4 ओम, दिस इज 10 वोल्ट, 1 ओम, 4 ओम, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 8। ये हमारे पास न्यू सर्किट बन चुका है जिसमें कैपेसिटर हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो स्टेडी स्टेट के कारण वो वायर एक ऐसे हम बोल सकते हैं कि वो वायर बेसिकली हमारी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए प्रेजेंट है। अच्छा अब ये जो पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट को हम बहुत इजी तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैं करंट भेजूं यहाँ से, लेट से ये करंट आई जा रहा है, ये करंट आई जा रहा है, ये करंट आई जा रहा है, तो यहाँ में करंट को क्या होना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट्स में बंटना पड़ेगा। यहाँ पे यही करंट क्या हो गया, I2 में बढ़ गया, यहाँ पे यही करंट क्या हो गया, I2 में बढ़ गया, सॉरी यही करंट क्या हो गया, I3 में बढ़ गया। अब आगे आगे ये करंट जा रहा है, ये करंट I3 है। अब आप खुद बताइए कि ये करंट I3 में जा रहा है, यहाँ पे जाके मैं इस करंट को क्या बोल सकता हूँ, ये करंट I4 में बढ़ गया और ये करंट क्या हो गया, I5 में बढ़ गया। अच्छा
ये बहुत सिंपल सी बात है। तो अब मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, ये वाला वायर और क्या यही करंट यहाँ पे वापस आएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ के पॉइंट के आगे करंट क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। तो ये वाला वायर और ये पूरा वायर किस सर्किट में? पैरेलल सर्किट में। तो इन दोनों रेजिस्टेंस का मैं क्या निकाल सकता हूँ? एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन दोनों रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? कुछ नहीं, हम आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि ये पैरेलल में है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो गया? 1/8 प्लस 1/8 विच विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना हो गया? 8 अपॉन हमारे पास ये हो गया 2/8। तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू हमारे पास 1/4 हो गया। तो हमारे पास यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4 आ गया। इसका आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं पैरेलल में, कि अगर आपके पास सिर्फ 2 रेजिस्टर्स होते हैं तो मैं यहीं पे आपको एक ट्रिक बता देता हूं पैरेलल रेजिस्टर्स के लिए। वो क्या हो जाती है हमारे पास, अगर सिर्फ 2 रेजिस्टर है तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 रेजिस्टर थे, दोनों रेजिस्टर का वैल्यू कितना है? 8। तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 8 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 64 डिवाइड बाय 16। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली वही सेम आंसर आ जाएगा 4। इस मेथड से भी 4 आया, उस मेथड से भी 4 आया, बस वो एक क्या है? ट्रिक है। तो हमारे पास इन दोनों का इक्विवेलेंट हम क्या बोल सकते हैं? हमारे पास इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? 4। तो हम क्या है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि लिखना बहुत पड़ेगा, बाकी अगर आप पेपर में सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक न्यू सर्किट हम बना सकते हैं जिसमें क्या है कि इन दोनों सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कर लेंगे? रख लेंगे। ये हमारे पास न्यू सर्किट आ गया। अब इस पूरी चीज को मैंने इस इक्विवेलेंट रेजिस्टर से दिखाया है, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? 4। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है और यहां पे मैंने इक्विवेलेंट इस वायर से दिखाया है, तो यहां पे क्या जा रहा है? इसमें I3 जा रहा है, तो यहां पे भी क्या जाएगा? I3 जाएगा, यहां पे भी क्या जाएगा? I3। तो इन दोनों रेजिस्टर में क्या अल्टीमेटली जा रहा है? इन दोनों रेजिस्टर में सेम करंट जा रहा है। अगर कहीं पे भी किसी 2 रेजिस्टर में सेम करंट जाए तो वो दोनों रेजिस्टर्स कैसे होते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टर किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों का भी हम क्या निकाल लेंगे? आर इक्विवेलेंट। और आपको पता है सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालने का कैसे करते हैं? जस्ट ऐड कर दीजिए, सिंपल साधा, दैट्स इट। तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 4 ओम और इसका भी वैल्यू निकल के कितना है? 4 ओम ही आया। तो इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट 8 ओम। दैट इज वेरी इजी, कुछ कठिन नहीं है। अब इन दोनों का भी क्या कर सकता हूं मैं? इन दोनों को भी रजिस्टर हटा के एक इक्विवेलेंट रजिस्टर बना देता हूं। तो ये कैसा हो जाएगा रजिस्टर? मेरे पास कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है? 8 ओम। तो ये वाला जो रजिस्टर है इन दोनों को शो करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 ओम अगेन। एंड देन इसके बाद इस वाले रजिस्टर का वैल्यू कितना है? इस वाले रजिस्टर का वैल्यू हमारे पास कितना है? 8 ओम। तो यहाँ पे भी इस वाले रजिस्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 ओम। अच्छा, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है? 1 ओम। अब आप खुद बताइए, यहाँ पे I करंट है, यहाँ पे I1 जा रहा है, इन दोनों में वापस क्या जा रहा है? I2। अब जैसे यहाँ से I करंट आया तो I करंट यहाँ पे भी बढ़ जाएगा, मान लीजिए I2 में, और यहाँ पे भी बढ़ जाएगा I3 में। तो अगेन इसमें I3 जाएगा, इसमें I2 जाएगा। तो ये दोनों किस में हुए हमारे पास? ये दोनों हमारे पास हो गए पैरेलल में। अब पैरेलल में निकालने के लिए अपन ने ट्रिक देखी हुई है, ट्रिक से मैं सीधे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये पैरेलल में है। तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये कितना हो गया? 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 8 विच विल बी इक्वल्स टू 64 बाय 16 विच विल बी अल्टीमेटली इक्वल्स टू 4 ओम। बहुत इजी। तो अब इन दोनों का मेरे पास कितना आ गया है? नेट 4 ओम। तो अगेन बस थोड़ा सा और है मेहनत, ऐसी कोई कठिन चीज नहीं है इसमें, ये बहुत, अगर आप देखने जाएंगे तो ये बहुत इजी है। ये पूरे सर्किट को मैंने क्या कर दिया? सॉल्व। 1 ओम एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 4 ओम एंड ये हमारे पास कितना हो गया? 10 ओम्स। अच्छा, तो यहां से इन दोनों का क्या है कि करंट आई है, यही करंट आई को मैं इधर भेज सकता हूँ, यही करंट आई को मैं इधर भेज सकता हूँ। तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। तो अब इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा? 5। वेरी इजी। अब पूरे सर्किट का जो मैंने इक्विवेलेंट निकाला है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कुछ ऐसा निकाला है कि मेरे पास ये एक रजिस्टर है, ये उसके पास एक बैटरी है, ये बैटरी 10 वोल्ट्स की है,
पूरे सर्किट के रेजिस्टर का इक्विवेलेंट कितना है 5, ये आ गया। अब यहां से मेरे पास वोल्टेज है, मेरे पास क्या है रेजिस्टेंस है, तो मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूं, V = IR। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं I, तो यहां से I का वैल्यू कितना आ गया, I = V/R, सो दिस विल बी I = 10 अपॉन हमारे पास कितना हो गया 5, तो हमारे पास I कितना आ गया, I will be = 2 एम्पीयर। मतलब कि ये जो I है, ये I का वैल्यू हमारे पास यही I अल्टीमेटली निकल के आया, ना ही I2 आया, ना ही I3 आया, ना ही I4, ना ही I5, हमारे पास क्या निकल के आया, यही I निकल के आया है। तो ये वाला जो I है, ये वाला जो I है, इसी का ही वैल्यू कितना आया है 2 एम्पीयर। यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा समझना और पड़ेगा। जैसे क्या समझना है देखते हैं, बहुत ईजी है, इसके बाद भी कुछ कठिन नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं, आप देख सकते हैं इस I का वैल्यू कितना निकल के आया, इस I का वैल्यू निकल के आया हमारे पास 2 एम्पीयर। अब अगर इस पर्टिकुलर जंक्शन की मैं बात करूंगा, तो इस पर्टिकुलर जंक्शन में करंट आ कितना रहा है, करंट आ रहा है I, और वो कितना है 2 एम्पीयर के बराबर, और करंट जा कितना रहा है, करंट हमारे पास इधर की तरफ से निकल रहा है I2, इधर की तरफ से निकल रहा है I3। अभी हम किरचॉफ जंक्शन लॉ की अगर बात करें, KVL, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, KVL की बात करें, किरचॉफ जंक्शन लॉ, तो किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या बताता है, नेट करंट इनलेट इज इक्वल्स टू नेट करंट आउटलेट। ठीक है, हमारे पास जितना भी करंट आ रहा है वो करंट जाने वाले करंट के क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं देखूं ध्यान से, तो हमारे पास क्या है कि ये करंट, जैसे अगर मैं देखूं यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट आ क्या रहा है I, और करंट निकल कितना रहा है I2 और I3। तो मैं क्या कर सकता हूं, करंट आ क्या रहा है I, और करंट निकल कितना रहा है I2 प्लस I3। ये बहुत इजीली अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे यहां से I3 जो है, I3 फर्दर बढ़ गया। अब I5 यहां पे पूरा जाएगा, यहां से I4 आएगा, और यहां से I5 वापस आएगा, और ये दोनों वापस इस पॉइंट पे, क्योंकि I3 I4 और I5 पे बटा है, यहाँ पे I4 और I5 वापस क्या हो जा रहे हैं, मर्ज हो जाए, जुड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कौन सा करंट आएगा, I3 वापस, I3 ही क्या हुआ है, डिवाइड, तो वापस I4 और I5 मिलके क्या बना देंगे, I3। तो अल्टीमेटली इस एमीटर में कौन सा करंट जा रहा है, I3 करंट जा रहा है। तो एमीटर कौन सी रीडिंग दिखाएगा हमको, एमीटर हमको कौन सी रीडिंग दिखाएगा, I3 वाली। तो अगर ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग हमको क्या करनी है, पता लगानी है इन दी एंड। अब इसको कैसे पता लगा सकते हैं हम, अगर मैं देखने का प्रयास करूं, कहां पे मैं देखने का अगर प्रयास करूंगा, जैसे ये जो हमारे पास नेट वोल्टेज आया है, यहां पे इन दोनों का ये जो हमारे पास इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, किन दोनों का, ये जो पूरा सर्किट आया था, ये जो पूरा सर्किट आया था, और ये जो पूरा सर्किट है, ये पूरा सर्किट, ये जो पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट का जो नेट वैल्यू आया वो कितना है 8 ओम, और हमारे पास ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर का वैल्यू भी कितना है 8 ओम। मतलब समझने का प्रयास करना, अल्टीमेटली तो I3 ही जो है वो इसमें और इसमें जा रहा है, इसमें डायरेक्टली I3 चले जा रहा है, इसमें I3 और इसमें I3 का कोई पार्ट जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट I3 गया, यहाँ पे I4 जो I3 का ही पार्ट है, यहाँ पे I5 जो I3 का ही पार्ट है। तो अल्टीमेटली इसमें I3 के ही पार्ट्स गए और इस पर I3 गया। तो मैं ये रजिस्टर और ये पूरे सारे कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो उसका वैल्यू सेम आ रहा है। कैसे, ये रजिस्टर का वैल्यू 8 ओम है, और इस पूरे का जो मैंने इक्विवेलेंट निकाला है, इस पूरे का जो मैंने इक्विवेलेंट निकाला वो भी कितना है 8 ओम। मतलब यहाँ पे भी मेरे पास 8 ओम में I2 जा रहा है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन में 8 ओम ही है, और एक करंट जा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस 8 ओम में जो करंट जा रहा है वो सेम होगा, और इस पूरे सर्किट में जो करंट जा रहा है सेम होगा। कैसे, क्योंकि हमारे पास अगर पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट में अगर रजिस्टर सेम है, रेजिस्टेंस अगर सेम है पैरेलल सर्किट में, तो करंट कैसे जाता है, सेम। तो इन दी एंड ये पूरा सर्किट और ये वाला जो सर्किट, ये किसमें है, पैरेलल में। कैसे, ये पूरे सर्किट का जो नेट कॉम्बिनेशन निकल के आया 8, और ये पूरे सर्किट का नेट कॉम्बिनेशन क्या निकल के आया 8, तो ये दोनों कैसे पैरेलल में। तो इन दोनों में जो करंट I3 और I2 जाएगा, ये भी कैसा होगा, हमारे पास सेम होगा। बस हो गया, ऑलमोस्ट सॉल्व इक्वेशन। अगर मैं समझने का प्रयास करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, थ्योरेटिकली I2 इज इक्वल्स टू I3। अगर I2 इज इक्वल्स टू I3 है तो मैं इस I3 को I2 से रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, I इज इक्वल्स टू 2I2, या मैं सिमिलरली इस I2 को I3 से रिप्लेस कर सकता हूं।
तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा I इज इक्वल्स टू I3 प्लस I3, ये कितना हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 2I3। अब मेरे पास I का वैल्यू कितना निकल के आया था, I का वैल्यू याद हो अगर आपको, तो I का वैल्यू निकल के आया था 2 एम्पियर। तो यहाँ से मैं I3 का वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, I3 इज इक्वल्स टू I अपॉन 2। तो यहाँ से I3 का वैल्यू कितना आ गया 2 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो यहाँ से हमें, क्योंकि एमीटर में I3 करंट ही जा रहा था, एमीटर में अगर हम देखें तो एमीटर में I3 करंट ही जा रहा था और उसका वैल्यू इन दी एंड निकालना था, तो एमीटर हमको किसका वैल्यू बताएगा I3 का, और I3 का वैल्यू क्या है 1 ओम, इसलिए हमारा आंसर क्या है 1 ओम। थोड़ा सा लेंदी लिखने के बेसिस पे है, अगर आप पेपर के बेसिस पे इसको मेंटली सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।